शुभ प्रभात दोस्तों, आप सबका स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस में। दिन की शुरुआत अभी आपने गणित से की। अब राजनीतिक के क्षेत्र में चलते हैं। सबसे पहले एक बात, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता पे विश्वास रखते हैं, और सपनों की सुंदरता का निर्धारण आपके प्रयास से होता है। तो आइए अपने इस प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में, इस प्रैक्टिस सेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और उन सभी तत्वों और उन सभी सवालों को समझते हैं। और सेशन को आप लोग अपने यार दोस्तों को भेजिए, इसको लाइक कराइए, शेयर कराइए। गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सब लोग का स्वागत है, सबको सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। आइए, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है। अब देखिए, संघात्मक संविधान पूछा है, संघात्मक संविधान पूछा है। सबसे पहले तो संघात्मक संविधान क्या है, हमें यह पता होना चाहिए कि संघात्मक संविधान के क्या क्या लक्ष्य। देखिए, संघात्मक संविधान हो गया, एकात्मक संविधान हो गया, ठीक, ये लो, ठीक है। अब पूछा है संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान के क्या क्या लक्षण हैं। संघात्मक संविधान मतलब कि जहां पे केंद्र और राज्य, इन दोनों के बीच शक्तियां और धन से संबंधित विवाद, शक्तियों से संबंधित विवाद और सत्ता से संबंधित विवाद, इन सबका स्पष्ट वर्गीकरण जहां जहां पे हमें दिखेगा वो उस चीज को हम कहेंगे। आप लोग के उत्तर आने चाहिए। ठीक है, देखिए, एक स्थान से शासन ना हो, ये क्या है, नो सिंगल सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। केंद्र सत्ता की सब कुछ ना हो, केंद्र सत्ता का सब कुछ ना हो, ठीक है। केंद्र और राज्यों की दोहरी सरकार, केंद्र और राज्यों की दोहरी सरकार मतलब कि संघात्मक सरकार मतलब ये क्या कह रहा है, केंद्र और राज्य में दोनों में दोहरी सरकार हो, डुअल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ये डुअल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे कि राज्यों में विधान परिषद विधानसभा है, केंद्र में भी क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है। तो ये क्या है, संघात्मक संविधान के लक्षण है। एक केंद्रीय शासन हो, एक केंद्रीय शासन, ये किसके लक्षण है, ये लक्षण है एकात्मक व्यवस्था के, ये लक्षण है, ठीक। और संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण है, संघीय व्यवस्था के लक्षण है एक लिखित संविधान हो, एक लिखित संविधान हो, ठीक। जवाब आप लोग का नहीं आ रहा है, जवाब दीजिए। एक लिखित संविधान हो, और क्या हो, संविधान जो है वो संविधान हमारा, संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, संविधान जो है वो सुपीरियर हो। संसदीय व्यवस्था में ऐसी नहीं, संसदीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च नहीं होता है, संसद सर्वोच्च होता है। अगला सवाल देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीसरा, ठीक। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, फॉर हुज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, किसके लिए हैं बताना है आपको। भारतीय नागरिकों के लिए हैं, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सरकार के लिए है, किसके लिए हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी जो बात कहता है, डीपीएसपी क्या कहता है, डीपीएसपी में कहा गया है, डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य जो कानून बनाए, राज्य जब शासन व्यवस्था चलाए तो वो शासन व्यवस्था के क्या क्या लक्ष्य हों। फंडामेंटल राइट तो दिया ही गया है नागरिकों को और सरकार को भी, लेकिन डीपीएसपी में कहा गया राज्य जब अपनी योजनाएं बनाएगा, जब कोई कानून बनाएगा, जब कोई विधि बनाएगा, तो वो विधियों का आधार क्या होगा, जन कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। और जन कल्याण किसके लिए,
जनता के लिए जन कल्याण होगा। और ये कौन इसको ध्यान रखेगा? इसको ध्यान रखेगी सरकार, इसका ध्यान रखेगी। तो क्या हो जाएगा, जो डीपीएसपी है वो किसके लिए? डीपीएसपी सरकार के लिए है, सरकार के लिए। अब दूसरी चीज ये बताना है, आप मुझे ये बताइए, डीपीएसपी जैसे बता दिया सरकार के लिए है, अब आप में से ये बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसके लिए है और फंडामेंटल राइट किसके लिए है? फंडामेंटल राइट किसके लिए है? देखिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी जो है वह नागरिक कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए है। फंडामेंटल राइट किसके लिए है और किस न्याय की बात करता है? ये राजनैतिक न्याय की भी अवधारणा को तय करता है और ये राज्य और नागरिक दोनों के लिए, राज्य और नागरिक दोनों के लिए है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल देखिए, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? संसदीय सरकार में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कार्यपालिका की शक्तियां, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की शक्तियां, हाँ वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की शक्तियां वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? हाँ, प्रणाम प्रणाम, नीलेश जी को प्रणाम। बताइए, आप लोग के जवाब आए। हम्म, देखिए कार्यपालिका की शक्तियों की बात कर रहा है ना। देखिए कार्यपालिका की शक्ति में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो शक्तियों का निर्धारण होता है वो मंत्री परिषद के लिए होता है। मंत्री परिषद के लिए शक्तियां इसमें निहित होंगी और मंत्री परिषद के आधार पे उन सारे कार्यों को किया जाएगा, कार्यों का निर्धारण होगा, निर्धारण, निर्धारण होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक, और इसमें प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री जो है वह प्रमुख होता है। कार्यपालिका की शक्ति में प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक, चौथा बताना है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? देखिए नागरिकता से संबंधित अधिनियम संसद ने वर्ष 1955 में ये प्रथम था। अंतिम कौन सा है? अंतिम हुआ है हमारा 2019 में, जिसको हमने क्या के रूप में जानते हैं। और इसी के साथ साथ नागरिकता से संबंधित संशोधन कब कब किए गए हैं? दूसरा किया गया था 1980, 1986 में। तीसरा किया गया था 1992 में, 92 में। फिर चौथा किया गया था 2003 में, 2004 में, 2005 में। ठीक, तो उसके बाद ऐसे ऐसे संशोधन हमारे संविधान में, संविधान में किए गए हैं। और एक एक तो जब यही इससे पहले कब, जैसी मोदी गवर्नमेंट आई तब एक एक किया गया था 2015 में। कुल कितने हो गए? हाँ, एक दो तीन छः, हाँ, 3 5 6 7 8, 8 बार संशोधन किया जा सकता है। ठीक, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया है? किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया है?
गुड मॉर्निंग। मौलिक अधिकार को संविधान में, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको किसमें, 44वें संविधान संशोधन में कब आया था, 1978 में आया था। उसके बाद यह एक विधिक अधिकार हो गया था। यह एक विधिक अधिकार हो गया था, जो कि हमारे अनुच्छेद 300 ए में इसका वर्णन किया गया। ठीक, अगला बताना है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रीय हित के पहले समझ में आना चाहिए, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित के कौन कौन से विषय हैं, जो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक, उससे इतर जो भी बात होगी वह हमारी राज्य सूची के विषय में आ जाएंगे। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने के लिए किया जा सकता है। राज्य सूची का कोई भी विषय हो जो देश की एकता और अखंडता से संबंधित आएगा, वो हमारा राष्ट्र हित के मुद्दों में कहलाएगा। ठीक, इसमें कौन कौन से हैं, लगभग लोगों का गलत आ रहा है। देखिए, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का बताना, जैसे राज्य सूची का कोई विषय है, ये हमारे पास तीन तीन सूचियां होती हैं। ठीक, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक, लेकिन हमारे पास एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 249, वह यह कहता है कि राष्ट्रीय हित के महत्व में राज्यसभा राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले में 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से किसी विषय को अगर पारित कर देती है तो वह एक राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो जाएगा, और उस पे कानून बनाने का अधिकार जो है, उस पे जो कानून बनाने का अधिकार है, वह संसद को हस्तांतरित हो जाएगा। वह संसद को हस्तांतरित हो जाएगा, तब उस पे राज्य सरकार कानून नहीं बना पाएगी, उस पे संसद के कानूनों की सर्वोच्चता स्थापित होगी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, राज्यसभा होगा। किसी विषय, राज्यसभा के पास ये विशेषाधिकार है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा जो है, हाँ, वह राज्यों की सभा है। वह कोई 2/3 बहुमत से, आर्टिकल 249 में इसका वर्णन किया गया है, अगर पारित कर देती है तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास चला जाएगा। ठीक, तब लोकसभा राज्यसभा मिलकर उसके विषय में कानून बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। ठीक, भाषा के आधार पर पुनर्गठन बताना है। हम्म इसमें लगभग लोग का जवाब देखिए, इसमें क्या है, 54 दिया है। ठीक, राज्य से गठन करने के लिए पहला राज्य कौन सा पहला बना था, लेकिन 53 में आंध्र प्रदेश। ठीक, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1956 होगा ये। ठीक, तो ये तीसरा होगा। ठीक, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उससे स्थानांतरित किया जा सकता है। विच इज द राइट इनहेरियंट टू पीपल विच कैन नॉट बी डिप्रेस्ड फॉर ट्रांसफर। वो कौन सा राइट है जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिससे वंचित नहीं किया जा सकता।
हाँ हाँ ठीक है जया जी, ठीक है। देखिए, व्यक्ति का वह अधिकार जो सहज प्राप्त है, जिससे व्यक्ति को उसे वंचित नहीं किया। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट से वंचित नहीं किया जा सकता व्यक्ति को ना। फंडामेंटल राइट के अंदर प्राकृतिक अधिकार भी है, वास्तविक अधिकार भी है। तो ये क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, प्राकृतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। देखिए राजनैतिक अधिकार कहां वर्णित है? प्रथम सवाल में मैंने बताया राजनैतिक अधिकार हमारे मूल अधिकारों में वर्णित है, मूल अधिकारों में इसकी सुरक्षा दी गई है, तो मूल अधिकार होगा। लेकिन राजनीतिक अधिकार के ही अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार भी आ जाता है, कुछ प्राकृतिक अधिकार भी आ जाते हैं और सामाजिक अधिकार भी आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें बृहद रूप में हमारा क्या है, पॉलिटिकल राइट है। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किससे? संसद सदस्यों के अतिरिक्त। ठीक, चार शब्द हैं, चारों शब्दों को सम्मिलित रूप से मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा? अच्छा, ये पीछे वाला सवाल आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आया। ठीक है, देखते हैं, बता देते हैं। देखिए, व्यक्ति का अधिकार जो है, देखिए मैंने हमेशा कहा है कि सबसे सर्वोच्च अधिकार हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है। ठीक, अब ये कह रहा है जिसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता, अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात की जा रही है, इसी में श्वास लेने का अधिकार है, इसी में प्रदूषण मुक्त हवा, स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार 21 को हमेशा हम वरीयता देंगे। ठीक, तो जब हम 21 को वरीयता देंगे तो 21 में क्या है, 21 में राजनीतिक अधिकार है। ठीक, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसका मतलब राजनीतिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है, राजनीतिक अधिकार एक बड़ा पेड़ है। ठीक, एक बड़ा पेड़ है और आर्टिकल 19 उस पेड़ की पत्तियां हैं। नेचुरल राइट ये उसकी टहनियां हैं। ठीक, और सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकार आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता से संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है। लेकिन ये सारे अधिकार क्या हैं, ये पॉलिटिकल राइट ही हैं। और ये फंडामेंटल राइट की बात, ये फंडामेंटल राइट को परिभाषित कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट को कह रहा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है ना, और ये सारे अधिकार फंडामेंटल राइट में स्वतः निहित है। लेकिन बड़ा पेड़ कौन सा है, बड़ा पेड़ हमारा राजनीतिक अधिकार है। ठीक, अब हो सके समझ में आ गया होगा आपको। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? संसद सदस्यों से अतिरिक्त, देखिए मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं, मंत्रिमंडल के सचिव, सचिव को किसी भी में भाग लेने का अधिकार, कोई भी सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ठीक, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संसद में क्यों भाग लेंगे? नहीं लेंगे, इनके पास तो एक स्वतंत्र अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए इनके पास क्या है, जुडिशरी है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो वहां से अपनी किसी भी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। महालेखाकार, अकाउंट जनरल को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, महान्यायवादी की बात करता है, अटॉर्नी जनरल जो है, इसको संसद के सदस्यों में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन इसको बोलने का अधिकार भी है, बोलने का भी अधिकार, ये बोल भी सकता है, बैठ भी सकता है, बोलना भी है इसे, लेकिन यह मत नहीं दे सकता, किसी भी विषय पे मत नहीं दे सकता। ठीक है, महान्यायवादी होगा। ठीक, महान्यायवादी का अतिरिक्त किसी को भी प्राप्त नहीं है। आगे आइए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बड्समेंट की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है? ओम्बड्समेंट की अवधारणा किससे संबंधित है?
देखिए, यह स्वीडन में, हमारे स्वीडन में वर्तमान में आप देखेंगे, स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पे भ्रष्टाचार के मामले सबसे कम हैं। दो 1809 में यहाँ पे भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले थे। हर व्यक्ति भ्रष्ट था, लगभग हर विभाग में भ्रष्टाचार प्रचंड था। तो वहां पे इन्होंने एक लोकायुक्त का निर्माण किया। लोकायुक्त जैसे पद का निर्माण किया जो पीएम से लेके प्रेसिडेंट तक, राष्ट्रपति तक, सब पे निगरानी रख सकता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेखा परीक्षा के, अकाउंटिंग के खिलाफ, सब पे रख सकता था। तो भारत में उसी अवधारणा को लाया गया। अन्ना हजारे जी का इतना इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वह किससे संबंधित हुआ? ओम्बड्समैन, लोकायुक्त और लोकपाल से संबंधित है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। विच लीडर इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिलीव इन द ब्रिटिश लिबरलिज्म? देखिए, आपको उग्रवाद की तो ट्रिक पता ही होगी। लाल बाल पाल। ठीक। अब लाल बाल गंगाधर तिलक, वो लाला लाजपत राय। ठीक। बाल बाल गंगाधर तिलक। ठीक। और पाल विपिन चंद्र पाल। ठीक। वो इसमें नाम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भी क्या थे? वह गरम दल से प्रभावित थे। वो इस बात पे बिलीव नहीं रखते थे कि अंग्रेजों से अनुरोध करिए, कुछ बातें कहिए, कुछ ना माने फिर उन अनुरोध करिए, अनुरोध करने पे वो विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी, यह नरम दल के नेता थे। यह नरम दल किससे थे? यह विश्वास करते थे बातचीत में, कि बातचीत होनी चाहिए, अंग्रेजों के साथ बातचीत होनी चाहिए। बातचीत से में विश्वास रखते थे कि बातचीत के माध्यम से हम अंग्रेजों से धीरे धीरे कुछ अधिकारों की प्राप्ति करेंगे। ठीक। तो ये नरम दल के नेता थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। अगला सवाल, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या थी? गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा देन क्या था? किसी का जवाब नहीं है। देखिए, गांधी जी ने क्या कहा था? ठीक। साधन शास्त्र की पवित्रता की बात की थी। गांधी जी का मानना यह था, जब हमारा साध्य, वो जब हमारा पवित्र है, तो पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन होना चाहिए वो भी पवित्र होना चाहिए। ओके। उनका तात्पर्य यह था कि अगर आप पवित्र भाव से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, आप आपका लक्ष्य सुख शांति प्राप्त करना है, तो आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए। जैसे कि आपको बलि प्रथा नहीं करनी चाहिए, आपको वो विभिन्न अंधविश्वास आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस चीज की बात गांधी जी अपने लेखों में करते थे। ठीक है। साधन साध्य की पवित्रता की बात सबसे बड़ी देन थी उनकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग की स्थापना की? होम रूल लीग की, इन विच ईयर डिड द पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ होम रूल लीग? के सचिव बने। के सचिव, ये सचिव है यहाँ पे के सचिव बने। 38 नंबर सवाल बताइए।
देखिए, पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो होम रूल के सचिव बने वो कब बने? 1919 में बने। इसी के स्थान पे उन्होंने उत्तर प्रदेश में, हमारे हमारे उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या स्टार्ट किया? किसान किसान मार्च जो स्टार्ट हुआ वो इसी होम रूल लीग की देन पे हुआ। ठीक। किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? आधुनिक मनु कौन थे? मनु मतलब जिन्होंने मनुस्मृति बनाई। ठीक, उन्होंने एक कानून, एक व्यवस्था बनाई उस समय समाज को। तो आधुनिक आधुनिक मनु किसको कहा गया? जिसने वर्तमान में हमारे देश का कानून बनाया, बी आर अंबेडकर। यदि राज्य सरकार राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए बाध्य कर सकता है। कौन बाध्य कर सकता है? प्रणाम। 15 का ए। प्रदीप, 15 का ए कैसे होगा? ठीक है, देखिए, यदि राज्य सरकार राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे बाध्य कौन करा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए बाध्य है? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32। ठीक। संसद संसद किसी पे भी कानून बना सकती है, उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसे डीपीएसपी में बनाना चाहिए। अगर वो नहीं करती है तो संसद कैसे बाध्य होगी? संसद खुद थोड़ी बाध्य कर सकती है। ठीक, ये कट गया। विपक्ष विपक्ष तो खुद ही विपक्ष में है, तो वो कानून बनाने के लिए सुझाव दे सकता है, बाध्यता नहीं निर्धारित कर सकता। लेकिन मतदाता, जनता जनार्दन सत्ता को बाध्य कर सकती है किसी विषय विशेष में पालन कराने के लिए। ठीक, ठीक है। जनता उसे उसे किसी के विषय में कि अगर हमें चाहिए स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण है ना हमारे में, ठीक, उसके लिए कानून बनाने का अधिकार। जल प्रदूषण, गंगा जी को पवित्र, नमामि गंगे योजना, ठीक, नदी जोड़ो योजना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये इसी से संबंधित हैं। ठीक, अगला बताइए, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। किसी का जवाब नहीं आया? देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन वो राज्य के निर्देशक तत्वों में था। वो कौन सा अधिकार था? निशुल्क निशुल्क शिक्षा। ठीक, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में इसको फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा, जो पहले डीपीएसपी में था वो उसको फंडामेंटल राइट में लाया गया। कहां लाया गया? उसको आर्टिकल, उसके लिए एक आर्टिकल जो लाया गया, आर्टिकल 21A। ठीक, तो निशुल्क और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया है? ग्राम सभा वर्ष घोषित किया है। देखिए, उन्नीस केंद्रीय वित्त मंत्री, हमारे वित्त मंत्री थे
1999 से 2000 में हमारे वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी। पी चिदम्बरम जी थे। उन्होंने 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। क्यों? क्योंकि हमने 73वां संविधान संशोधन पारित किया था 1992 में, कि वो चाहते थे कि ग्राम सभा का जो गठन हो वह ग्राम सभा स्वयं करे, और ग्राम सभा के अधिकारों की जो बात हो वह ग्राम सभा स्वयं उठाए। ठीक। जाति प्रथा का तत्व है। ए की एलिमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम इज। देखिए, जाति प्रथा के संबंध में गांधी जी का एक स्पष्ट विचार था। वो कहते थे आप बाध्य मत करिए, किसी को बाध्य मत करिए। वो व्यक्ति की स्वचेतना होनी चाहिए, स्वचेतना होनी चाहिए कि वह स्वतः इस बात से अवगत हो कि यार भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, छुआछूत हमें नहीं बनाना चाहिए। छुआछूत जो है उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। ये खुद गांधी जी कहते थे इस बात को। तो स्वचेतना, कॉन्सियसनेस की बात करते थे। वो कानून बनाने के लिए बात नहीं करते थे। तो जाति प्रथा का तत्व कैसा तत्व? चेतना बोध का तत्व है। आप कितना भी कानून बना लीजिए, आज भी वर्तमान में जाति व्यवस्थाएं प्रबल होती दिख रही हैं, प्रबल हो रही हैं। आज भी वर्ग संघर्ष जो है ऊपर से नीचे काफी ज्यादा है। मतलब चेतना बोध। हाँ, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, आप दिखते होंगे, क्षेत्रवाद को समझना है तो आप चले जाइए किसी ऐसे समृद्ध जगह पर। आप महाराष्ट्र जाएंगे, ठीक। वहां पे आपने देखा, अगर आपने भोजपुरी बोली, तो आप कहां से हो गए? पूर्वी यूपी प्लस बिहार। आपने मगही ब्रज बोला, आपने अवधी बोली, ठीक। आप कोई अगर साउथ का आदमी कोई भी अगर भारत आता है तो क्या भारत इन द सेंस कि उत्तर भारत आता है, उत्तर भारत कोई दक्षिण भारत का आता है तो वो क्या बोलता है? अपने तमिल तेलुगु मलयालम में जो भाषा का प्रयोग करता है, तो उनका एक अपना एक वर्ग हो जाता है। आप अगर बनारस गए होंगे, ठीक, वहां पे आपने देखा होगा तमिल रेस्टोरेंट्स आपको कई सारे दिखेंगे, ठीक। हाँ, आपको वहां से आंध्रा से आए हुए कई सारे होटल्स दिख जाएंगे। तो भाषा के आधार पे तमिलियन और इन सब भाषा के आधार पे उन्होंने क्षेत्रवाद को जन्म देने का निर्माण किया जा होता। क्षेत्र भाषा में जब बहुत ज्यादा विविधता रहेगी तो क्षेत्रवाद की भावनाएं प्रबल होंगी, ठीक। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना के लिए संसद ने किस वर्ष अधिनियम घोषित किया? लोकपाल और लोकायुक्त में पदों की स्थापना के लिए संसद ने किस वर्ष घोषित किया? देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त का जो वर्णन है वह भारत के संविधान में, अगर पॉलिटी जिसने अच्छे से भी पढ़ी होगी, जो भी पॉलिटिकल पढ़ेगा, उसने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की गई, जो कि 1968 में इसकी अनुशंसा की गई थी। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ठीक।
1968 में। तो इसमें कहाँ पे 1968 नहीं है, तो 1968 से क्लोज क्या है, ये है। तो यहाँ पे होना चाहिए 1968। ठीक, ये होना चाहिए। हाँ मतलब आयोग बन गया था, उसके हिसाब से कानून बनाना जो है वो 68 में, 1966 में तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था, लेकिन जो कानून की बात थी वो 1968 होगा। ठीक, हाँ हाँ सही है, सही है, प्रशासनिक सुधार आयोग, हाँ। हम्म। रूसो के समान इच्छा, जनरल विल का तात्पर्य किस भाव से है? देखिए, समान इच्छा, समान इच्छा से तात्पर्य है समाज की इच्छा। समाज की इच्छा क्या है? समाज की इच्छा किसकी? कल्याणकारी इच्छा, ऐसी नहीं कोई भी इच्छा, कल्याणकारी इच्छा से है। समाज की कल्याणकारी इच्छा, वह समस्त समुदाय के हित में हो, जो समस्त समाज और समस्त समुदाय के हित में हो। ठीक, उसकी बात करता है रूसो का। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से? राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सर आप स्पीड में कराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने, कम से कम 1 घंटे में 100 प्रश्न, 1 घंटे में 100 प्रश्न मतलब बस प्रश्न प्रश्न दिखाते, बस टिक मारते चलेंगे तो फिर उसके पीछे की बात कैसे समझ में आएगी? ठीक, चलिए 1 घंटे में 100 प्रश्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक दिन में तब 100 प्रश्न मारते हैं, लाइए तब। अब आप लोग अगर सहमत हो जाए। हाँ। हम्म। इसमें बस आप लोग आज 5 सब्सक्राइबर और कराइए, कल से 100 सर आप सवाल लेके आता हूँ। सब अपने अपने साइड से 5 सब्सक्राइबर और कराइए चैनल को। ठीक, तो कल से 100 सवाल आएंगे। ठीक है, 22 नंबर सवाल बताइए। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? संप्रभुता है, जनता है, सरकार है, ठीक, जनता है, संप्रभुता है और क्षेत्र है। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक का है? रक्त संबंध में समाज और समाज से राज्यों की उत्पत्ति हुई, यह कथन किसका है? मैकियावेली का है। ठीक, चौर, हाँ सही है। ठीक है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, सोवरेंटी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? सोवरेंटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पोंदा ने किया था। ठीक, पोंदा ने किया था। हाँ ठीक है, ठीक है। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक है, वह एक आदर्श के रूप में। हु से द लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज नॉट अपोज सेपरेट, दे आर द टू फॉर्म्स ऑफ वन आइडियल। 25 नंबर सवाल बताइए, यह किसका कथन है? देखिए हबर्ट जो है, जहां पे भी आपको स्वतंत्रता की बात दिखेगी, इन्होंने स्वतंत्रता पे स्वतंत्रता और समाज में जो इनका संबंध है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है। जहां पे भी ये दिखे इनको मार देना है। ठीक, हर्बर्ट को मार देना है। राज के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक दो भागों में बांटा जाता है, किंतु वर्तमान में और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है। यह किस राज्य पर लागू होता है? ये सवाल बताइए।
देखिए, परंपरागत विचारधारा, ट्रेडिशनल विचारधारा ना हो, अनिवार्य ऐच्छिक भागों में बांटा जाता है, किंतु वर्तमान में इसमें ऐच्छिक भेदभाव समाप्त हो जाए। ठीक, जहां पे लिबर्टी हो, जहां पे क्या हो, जो अपने अपने अधिकारों की भी बात करे और जो फ्लेक्सिबल हो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक राज्य हो जाएगा। ठीक, राजनीतिक सिद्धांत को नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाद कहते हैं, इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। कि जहां पे आर्टिकल, भारत में आर्टिकल 21 इसकी अवधारणा पे अवगत है कि व्यक्ति के अधिकार से संबंधित हो। ठीक, अगला जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं फांसीवाद में पाई जाती है? कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है, जल्दी से बताइए। देखिए, फांसीवाद जो है वो क्या कहता है, वह प्रजातंत्र का विरोधी है। सत्ता कहता है एक आदमी के पास होनी चाहिए, सत्ता एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, उसकी बात करता है। ठीक, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधनों पर शासन का नियंत्रण होगा और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। यह किससे कौन सी अवधारणा है? देखिए, जहां पे भी संपत्ति और उत्पादन के साधन में शासन का नियंत्रण होगा, ठीक, और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी। जब व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होने का मतलब क्या है, समाजवाद की अवधारणा जो है वह प्रबल हो गई, तो क्या हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा, सोशलिज्म हो जाएगा। ठीक, हाँ, गुड मॉर्निंग। सवालों के जवाब जल्दी दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? नहीं आ रही थी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, ये इसका अगला सवाल जो पिछला वाला था, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने मुख्य अंग हैं? 6 हैं, जैसे कि महासभा हो गई, न्याय सभा हो गई, ठीक है, संयुक्त परिषद हो गई। उन सभाओं की बात कर रहा है कि वो सभाएं कुल कितनी हैं। ठीक, एक इसकी न्याय सभा थी जिसको शायद 1994 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन पुनः इसका एक महासचिव के रूप में इसका निर्माण किया गया, जिसको महान्याय के रूप में स्थापित किया गया। वह पुनः, तो इसमें कुल कितने सदस्य कहेगा, तो 6 सदस्य कहेंगे। ठीक है, अब आवाज आ रही होगी आपको। ठीक, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? जब भी कभी देखिए ऐसे पुस्तक की बात करें, पता किसी को नहीं होगा अगर कहे, ठीक, लॉक या किसी भी फ्रांसीसी, दो फ्रांसीसी की बात की जाए और इटाली की बात की जाए, इन 3 क्षेत्रों से अगर कोई भी राजनीतिक शास्त्र अगर अपनी किताबों की बात करें, तो जहां पे मैक्सिमम इन लोगों ने किताबें लिखी हैं।
ठीक है, इनका पूरा जीवन इसमें रहा है, तो 45 मारिएगा आप लोग। ठीक। हॉब्स की किस पुस्तक में उसे अमर बना दिया था? हॉब्स ने अपनी किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? ठीक, 45 का लेवनियात। इसने देखिए क्या हॉब्स ने क्या कहा है, हॉब्स ने कहा क्या है, जो राज्य है, राज्य के बारे में कहा है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, कृत्रिम कृत्रिम संस्था के रूप में स्थापित किया है। ठीक। जेल सुधार राजनीतिक विचार में पुस्तक की थी। ठीक। जेल सुधार से संबंधित पुस्तक के बारे में भी बात कर रहा है। किसने लिखी थी? बेंथम्स ने लिखी। बेंथम्स देखिए, जहां पे भी सुधारवादी लेखों की बात है, ये क्या थे? सुधारवादी। इन्होंने कहा था, 6 बातें कही थी इन्होंने। पहला पहला इन्होंने जेल सुधार में क्या कहा था? जेल सुधार में इन्होंने 8 से 9 बिंदु दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है उनको पुस्तक पढ़ना, व्यायाम करना, योग करना, उनको उनके परिवारजनों से मिलना, ये सारी बातें जेल सुधार में की थी। इन्होंने प्रशासन सुधार पे कहा था, प्रशासन सुधार में जैसे कि भ्रष्टाचार को कैसे कम करने की बात कही थी। इन्होंने नगर पालिकाओं के प्रशासन और प्रबंधन से बात कही थी। इन्होंने राज्य के उन तत्वों पे बात की थी जो तत्व कार्य नहीं कर रहे हैं, जो तत्व कार्यहीन है। इन्होंने विधायिका के विषय में कार्य करने की बात की थी। इन्होंने निम्न स्तर पे पंचायतों की जो बात की जाती, वहां उस समय पंचायत की अवधारणा बहुत पहले वहां पे आ गई थी, पंचायतों की बात की थी, निम्न स्तर की गवर्नमेंट की बात इन्होंने की थी। ठीक है ना। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति में देवी सिद्धांत में राजा किसके अधीन माना गया है? राजा किसके अधीन माना गया है? देखिए, मनु बात करते थे कि राजा जो है वो ईश्वर का पुत्र होगा, राजा ईश्वर का पुत्र होगा। ठीक। तो ईश्वरी सिद्धांत की बात की गई थी। ठीक है, प्रजा सिद्धांत की नहीं, नैतिकवादी सिद्धांत की नहीं, धर्म की बात नहीं। धर्म की बात हो जाएगी तो दैवी सिद्धांत की बात हो जाएगी, संपूर्ण नैतिकता की बात, प्रजा की बात हो जाएगी तो लोकतंत्र की बात हो जाएगी। ठीक। तो मनु ने क्या कहा? राज्य पे दैवी सिद्धांत को क्या स्थापित किया? ठीक, बेंथन। हाँ हाँ, सही है, सही है। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है? किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? नहीं है। किसने कहा था धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? अलग अलग नहीं है, हमारे माननीय महात्मा गांधी जी ने। देखिए, गांधी जी क्या कहते थे? धर्म और राजनीति जो है, जो राजनीति और धर्म जो है, वह एक ही सिक्के के दो पहलू, इन्होंने एक कहे थे, एक ही सिक्के के दो पहलू कहे थे। इन्होंने कहते हैं राजनीतिक में धर्म और नैतिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा था राजनीति में क्या होनी चाहिए? धर्म होना चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए। ठीक। अगला सवाल, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक के विद्वान हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस विचार के समर्थक विद्वान हैं। बताइए। सही है। देखिए, कल से 100 सवाल लेके आएंगे। ठीक। आप लोग अभी अपने साइड से 5 सब्सक्राइबर बस कम से कम बढ़वाइए। कल से 100 सवाल रहेंगे। 100 सवाल बहुत स्पीड में चलेंगे एग्जाम तक। ठीक है। तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए और लाइक शेयर कीजिए इसे जल्दी से जल्दी। ठीक। सवालों की संख्या कल से और बढ़वा देंगे तब। किसने कहा था एक दूसरे के पूरक हैं? ऐसे देखिए, स्वतंत्रता समानता की बात कौन करे? समानता की बात करेगा तो रूसों पे चले जाइए सीधा। ठीक।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को बताइए, जल्दी से बताइए। ये सवाल तो सब बता ही देंगे, कई बार इस सवाल पे चर्चा हो चुकी है। क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये देखिए कितना गलत लिखा हुआ है। ठीक, 84 लिखा हुआ है ना। इसमें किसी ने गलत जवाब दिया, इसका भी बताइए। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? संघात्मक शासन की व्यवस्था मैंने पहले ही बता दी। संघात्मक शासन में क्या होना चाहिए? लिखित संविधान होना चाहिए। किसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए? संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वर्गीकरण होना चाहिए। तो कारण से शासन संघात्मक है। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? 38 का बताइए। ठीक है बताइए बताइए, इसका जवाब बताइए। शासन में संघात्मक व्यवस्था के संघ और शक्तियों का वर्गीकरण। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एकात्मक व्यवस्था। संविधान, संविधान में किस कारण से संघात्मक है? लिखित संविधान, संसदीय व्यवस्था भी जो होती है, ये भी एक इसका गुण है। लेकिन प्रबल गुण क्या है? संविधान में संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विवरण हो। ठीक है, देखिए अब सवाल देखिए, जानते कैसे आ रहे हैं? अब सवाल हर एग्जाम में सवाल 4 विकल्प आपको दिए हैं, 2 3 4। इसमें से 2 विकल्प लगभग सही होंगे, लेकिन आपको जो अधिक सही है, जो अधिक सही है उसकी तरफ जाना है। जिसकी अधिक सही होने की प्रबलता है उस पे जाना है। सबसे अधिक सही कौन है? अब लगभग चीजें सही होती हैं, एक ऐसे आपको 10 से 20 सवाल हर सवाल में मिलेंगे। ठीक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति कह रहा है ना, राज्य की कार्यपालिका। अब यहीं पे केंद्र की कार्यपालिका कह दे। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। ठीक, संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है। संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है। संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है, ये बताना है। संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ है। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा का जो समय होता है, कार्यसूची नहीं रखती है। ठीक, ये भारत की देन है। ये किसकी देन है? ये भारत की देन है। भारत की देन है, ये भारत की देन है। ठीक, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया था इसको प्रभावित करने के लिए। ठीक, आज तो हम लोग 42 सवालों पे आए हैं। कल जैसा आप लोग का सुझाव आ रहा है कि कल सवालों की श्रृंखला बढ़ा दी जाए, तो कल सवालों की श्रृंखला जो है वो बढ़ा दी जाएगी। कल मैं प्रयास करूंगा 100 सवाल लेके आए और 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहे। 100 सवाल हम इस पे जल्दी से जल्दी चर्चा करें। ठीक, और जितने सवाल हो सकेंगे उतने सवालों की हम कल से चर्चा करेंगे। ठीक है ना?
आप सभी लोग के जवाब सही है। आज का सत्र आप लोग को कैसा लगा? इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आप लोग को कर दीजिएगा अपने हिसाब से। और अपने यार दोस्तों को इसे भेजते रहिए। और चैनल पे कई सारी चीजें हैं जो क्या कहते हैं, ये बैचेस वैचेस आ रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसमें ज्वाइन हो जाएगा, नहीं अच्छा लगे तो जिसको जरूरत हो उसको भेज दीजिएगा। ठीक। तो और ये ऐप, ये पूरा पूरा बैचेस चल रहे हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ये सारे कोर्सेज के लिए महा बचत वाले बैचेज हैं। हाँ, 300 रुपए के बैचेज हैं, एक बार ज्वाइन होके देख लीजिए। हाँ, एक बार इनके भी प्रयासों को देखिए, हमारे प्रयासों को देखिए, आपको हर एक जगह से अलग कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ठीक ठीक। ठीक, आप लोग आते रहेगा। और ये इसका जो जो अभी हम लोग ने आज सवाल देखे हैं, इसका बाद में जाके ना, जब एक बार आपने पढ़ लिया, फिर रात में क्या करिएगा, एक बार ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल है। हाँ, ऐप पे जाके उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो रात में जब इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, वो जो 42 सवाल जो अभी हमने देखे हैं ना, इन 42 सवालों को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि जो सवाल आपके गलत थे, क्या वो पुनः तो गलत नहीं हो रहे हैं। और फिर से सुबह जब हम एक नया सत्र लेके आएंगे, आप समझिए कि अभी एग्जाम से पहले हम लोग कितने सवालों की चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो आज का और जो कुछ सुझाव हो वो आप लोग अपनी इस कमेंट सेक्शन में डाला किया करिए, उस सुझाव से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक। हाँ, टाइमिंग देखिए 9:30 का है। हाँ, तो 9:30 का है, तो आप समझिए कि 9:40 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 9:40 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी पर डे। सुबह 9:40 पे आप लोग आ जाइएगा। ठीक, 9:40 पे क्लासेस रहेंगी। 9:40 से कल हम लोग 1 बजे तक सेशन अपना करेंगे। ठीक, कल हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल, जितने सवाल हो सकेंगे उतने सवाल हम देखेंगे। ठीक है ना? हाँ प्रदीप जी, कल हम लोग मैक्सिमम सवाल देखेंगे। आप लोग आए, आप सबका धन्यवाद, और सेशन को आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग का दिन मंगलमय हो। नमस्कार सबको, राधे राधे।